नाराज है क्या? अरे अगला दफा तो होगा अप्रैल महीना, उसी में असेंबली शुरू हो गया, तो अगला दफा से तो अंदर ही बात करना पड़ेगा। अब बाहर का कहाँ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्या? तो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जो खबरें आ रही हैं इसको ऐसा लगता है कि विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और उसके चलते जो दुर्घटना घटी है, जो अब तक की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही प्रतीत होता है। तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए साइड होकर निकलना। राहत और बचाव कार्य ठीक ढंग से चले और लोगों की शिनाख्त हो जाए, उनके परिवार को सूचना मिले और आगे से एहतियात बरता जाए। क्या आपको लगता है कहीं लैप्सेस हुआ है क्या सुरक्षा को लेकर, या काफी सेंसिटिव? अब ये पूरी बात की जांच हो जाए तब किसी को भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। जब तक पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं हो जाती है तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी है। ऐसे मसलों में जो इस काम में जांच करने वाली एजेंसी है उनको समय दिया जाना चाहिए ताकि वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए, क्योंकि अगर वो सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो आगे से एहतियात बरतने में भी कठिनाई है। इसलिए उनको पहले पूरा करने देना चाहिए। पाकिस्तान का कहना कि सुरक्षा का जिम्मेवारी भारत सरकार का, जबकि भारत इसमें लेकिन कैसे हुआ, क्या कोई चूक हुई है, इन सब बातों की जांच पहले हो जाए और जांच एजेंसी को काम करने देना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को अब इस मामले में पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वो ठोस नतीजे पर पहुंच सकें और आगे से सबक सीख करके एहतियात बरत सकें। अगर कोई पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई है तो इसका भी पता चलेगा जांच के बाद ही। इसलिए अभी कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ भारत की सीमा में हुआ, और अगर विस्फोट हुआ है तो इरादा भी साफ पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में कड़वाहट खोला जाए। इरादा तो वही रहा होगा, लेकिन इस प्रकार के इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए और पूरे देश को एक आवाज में ऐसे मौके पर बोलना चाहिए। मोदी ने फोन किया था कल रात में, उस समय तक इस पूरे प्रकरण के बारे में मुझको जानकारी नहीं थी, तो हमने डीजीपी को कहा है कि पूरे मामले को देख करके पूरी बात बताएं, तो डीजीपी बताएंगे। पूरे मामले की जांच हो रही है, इसमें भी पुलिस वालों को वक्त दीजिए थोड़ा। दो पक्ष है, एक है कि मंत्री या उसके स्टाफ का नाम घसीट दिया जाए और अगर कोई जांच पड़ताल होती है तो उसको उसमें बाधा डाली जाए। परिवहन विभाग का कहना है कि वो जांच कर रहे थे, मंत्री उसमें नहीं थे, मंत्री अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। किसी ने, प्राइवेट व्यक्ति ने कोई मुकदमा किया है ऐसा मुझको बताया गया, या कुछ लोगों को वहाँ इस पूरे जांच से भी परेशानी हो सकती है कि हुई हो, इसलिए पुलिस को काम करने दीजिए। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उस पर जांच होती है और जांच होने के बाद जो सही होगा वो नियमानुकूल और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन ये पहले देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट में कितना दम है, ये बात भी देखना चाहिए। लेकिन निष्पक्षता के साथ इसमें पुलिस वालों को काम करना है, क्योंकि इससे एक चीज और निकलती है बात
अगर सचमुच परिवहन विभाग की तरफ से जांच हो रही थी तब तो ये अच्छा धंधा है। परिवहन विभाग कोई जांच करेगा, ओवरलोडिंग की जांच करेगा और उसको आप रोकने के लिए कुछ ऐसा रिपोर्ट लिख दीजिए कि जिससे मामले को दूसरा मोड़ दिया जा सके, तो ये भी किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। कभी कभी गड़बड़ी करने वाले लोग भी बहुत तेज दिमाग से बहुत कुछ करते हैं, इसलिए हर पक्ष को ठीक ढंग से देख लेना चाहिए। और पुलिस काम करेगी, निष्पक्षता से काम करेगी, किसी दबाव में नहीं काम करेगी। सारी बात को देख करके जो कार्रवाई। इंडिया टुडे के सर्वे से कितना अच्छे गिरा देते, इसलिए हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, जो उस सर्वेक्षण में उसका कुछ अंश आज के कुछ समाचार पत्रों में छपा है, उससे इस बात का पता चलता है कि जो कुछ भी काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्षेत्र में, निर्माण कार्यों में, खास करके सड़क के निर्माण में जो काम प्रारंभ किए गए हैं उसका असर पड़ना शुरू हो गया है, उसका प्रभाव दिखने लगा है। एक सर्वे से तो ये बात आती है, क्योंकि उन्होंने सर्वे तो किसी के लिए किया नहीं है, सर्वे तो खुद इंडिया टुडे ने करवाया है, अपने लिए करवाया है। वो पूरे देश की स्थिति पर एक सर्वेक्षण करके अपने पाठकों को बताते हैं। तो वैसी स्थिति में बिहार की स्थिति, और इन दिनों आप देख लें कि जहाँ कहीं भी कोई सर्वेक्षण हो रहा है, काम तेजी से होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग मान रहे हैं कि ये बेहतर जगह होती जा रही है, या सरकार को जो काम करना है वो सरकार काम कर रही है। तो अब तो उन लोगों की आंखें खुलनी चाहिए जो अब तक हमारे काम को देखने से मना करते हैं। अभी तक रट लगाए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये उनके सोचने के लिए, हम लोग तो काम में लगे हुए, तो थोड़ी तो प्रसन्नता होती है कि जो काम कर रहे हैं उसका असर अब आ रहा है। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण कार्य है बिहार का। कोई एक काम से या कुछ कामों से हम वहीं कोई विराम करने वाले नहीं। हम लोगों का ये अभियान है, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना है, शिक्षा की स्थिति को सुधारना है, सबको शिक्षा मिल जाए। हम तो अब जहाँ कहीं भी अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हम लोगों से संकल्प कराते हैं कि बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजिए। हाथ उठा करके लोग संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षक की बहाली कर रहे हैं और स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। तो पढ़ने के लिए बच्चों को भेजिए, क्योंकि ज्ञान की दुनिया है। तो हम लोगों का भी आह्वान करते हैं कि पढ़ने लिखने पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को, बच्चियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। हम लोगों से पूछ रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, दवाएं मुफ्त में दी जा रही है, तो लोगों से पूछते हैं। लोग कह रहे हैं कि अस्पताल में इलाज हो रहा, दवा भी मिल रही है। तो ये सारे काम हो रहे। सड़क पर भी सब जगह काम लग गया, अपराध पर भी कुछ हद तक काबू पाया गया है। ये कहना कि अपराध खत्म हो जाएगा वो तो उचित नहीं होगा, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन अपराध के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उससे अपराध पर रोकथाम में मदद मिलेगी और सब मिला करके विधि व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त होगी। अभी पिछले दिनों कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश हुई, खास करके दरभंगा में मस्जिद में सुअर तक फेंका गया। लेकिन मैं तो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ सूचना दी और वो किसी बहकावे में नहीं आए, और नतीजा हुआ कि दोषी लोगों को पकड़ा गया और सबका विश्वास हासिल किया गया और दोनों संप्रदाय के शांति पसंद लोगों ने बैठ करके मिलजुल करके रास्ता निकाला और सब ने कहा कि जो गलती करने वाला है उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ तो कोशिश यहाँ तक है कि कुछ करा दिया जाए तो कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त और दुरुस्त है और नागरिकों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, सबको इतना भरोसा है कि अब सीधे भी सूचना वो पहुंचाते हैं उच्च स्तर पर। और
कार्रवाई होती है। तो अगर ये सब काम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अगर कोई सर्वेक्षण करेगा निष्पक्ष ढंग से तो उसका पॉजिटिव स्वरूप आएगा सामने। कुछ क्षेत्र में ऐसे कमी दिखाया गया है, बहुत कुछ करना है अभी। अगर जी हाँ, बहुत कुछ करना, हम कहाँ कह रहे कि सब कुछ हो गया, और अभी तो शुरुआत हुई है। जो इलाके कमजोर हैं उन इलाकों पर और विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री जी, नक्सलियों ने एक फिल्म प्रचार करता है, जितने लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं वो भी रोज अच्छा अच्छा काम करके उसका भी प्रचार करें। किसी को प्रचार करने से रोक दीजिएगा क्या? राजनीति में तो सब अपने अपने विचार का, अपने काम का प्रचार करता है, उससे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रतिबंधित संगठन अगर इस तरह अब प्रतिबंधित संगठन है तो जहाँ पुलिस को मौका मिलता है उस पर कार्रवाई करती है। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने लेकिन हम उससे भी अलग हट करके मूल बात पर जाते हैं कि भाई हम हिंसा के खिलाफ, हिंसा के रास्ते अगर कोई चलता है तो हम उसको उसके विरोधी। लेकिन कोई अपने विचार का प्रचार करता है तो विचार का प्रचार करने के लिए सबको छूट है, हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा ऐतराज हिंसा पर है, विचार के प्रचार पर क्या दिक्कत है? इसलिए हमने साफ कहा है कि अगर कोई नक्सली नेता पकड़े भी जाते हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। गुरिल्ला युद्ध को तेज करने की उसमें अपील की गई है। अब वो अपना क्या कर रहे हैं, पुलिस भी सजग है। मुख्यमंत्री जी, जो पुलिस को काम करना है हिंसा की ताकतों से निपटने के लिए, पुलिस अपना काम करती है और सरकार समाज में व्यापक जागृति ला करके जो आम आदमी है उसकी समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है। हमने जो ये गरीबी की समस्या है इसको उठाया है केंद्र के समक्ष। ये जो आंकड़े लोग सैंपल सर्वेक्षण के आधार पर तैयार कर लेते हैं और मान बैठते हैं कि गरीबों की संख्या घट गई, तो सही योजनाएं नहीं बनेगी। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हमारे बिहार में ज्यादा है, बढ़ी है। इसको किसी भी प्रकार से सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। और मेरी अपनी समझ है कि लगभग 1 करोड़ परिवार हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए और हमें 16 अंक का मानक बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम 65 लाख परिवार के लिए बीपीएल के दर पर खाद्यान्न देंगे, तो हमें मजबूरी में 13 मानक पर गरीबी रेखा की सूची बनानी पड़ी है, गरीबी रेखा के नीचे वालों की। जबकि हमको खुद ही लगता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास ये होना चाहिए। तो हमने तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके सारे दस्तावेजों के साथ उन्हें बतलाया है, उनके यहाँ गुहार लगाई है कि आप हस्तक्षेप करिए। पीएमओ में एक बैठक भी उनके निर्देश पर हुई है, हमारे अधिकारी भी गए थे। हम भी गरीबी पर काम करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं। जब देश में हाउस होल्ड सर्वे हो गया तो फिर सिंपल सर्वे का क्या मतलब है? हाउस होल्ड सर्वे भी केंद्र सरकार ने करवाया, तब हाउस होल्ड सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसे हमें स्वीकार करना होगा और उसके आधार पर गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनानी होगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा का प्रबंध करना होगा। और ये किया जाएगा तो हिंसा की ताकतें कमजोर पड़ेंगी। हम ऐसा नहीं करेंगे और समझेंगे कि हम उनके ताकत को कमजोर करेंगे तो हम दिवा स्वप्न देखते रहेंगे। इसलिए इन कामों को बेहतर ढंग से कीजिए और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उस काम के लिए। मानव विकास पर, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, रोजगार सृजन का कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे का विकास हो, ये सब सारा काम होगा तो स्वतः लोगों को गवर्नेंस का लक्षण दिखाई पड़ेगा, सुशासन का लक्षण दिखाई पड़ेगा, तो लोग लोकतांत्रिक धारा के साथ जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग। अब हाँ, उनको और पुष्ट करना पड़ेगा, उनको और ताकतवर बनाना पड़ेगा, उनको और सहायता करनी पड़ेगी ताकि जो कार्य उनको सौंपा जा रहा है वो ठीक ढंग से कर सकें। तो ये काम करना है, करने का सिलसिला प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री जी, तो ये रास्ता वह नहीं है कि हम सिर्फ किसी के प्रचार से परेशान हों। किसी के प्रचार को रोक करके आप उसके प्रचार को नहीं रोक सकते, आप अपने काम से रोक सकते हैं। तो हमारा एक तो वही धारा हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी राज्य की सीमित ताकत है उसमें हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगर सर्वेक्षण ये बताते हैं कि उन चीज़ों में लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है, तो आप सबका और सहयोग चाहिए। तो ये तो केस है कि आप सबका सहयोग मिले। तो ईटीवी है ये सामने, परिवारों के सामने। तो चूंकि उसने कहा कि हम 65 लाख परिवार के लिए ही को मानते हुए खाद्यान्न देंगे, और चूंकि वही एकमात्र योजना है जो सभी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को उपलब्ध होती है, इसके अलावा कोई और दूसरी योजना नहीं है जो सभी को उपलब्ध है, सीमित लोगों को उपलब्ध होती है। जैसे इंदिरा आवास, हर साल का टारगेट 4 लाख 5 लाख है, तो गरीबी रेखा में 1 करोड़ परिवार का नाम हो या 65 लाख का नाम हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी 2 प्रकार का नंबर आ जाता है। तो हर प्रकार से मुझको ऐसा लगता है कि 13 और 16 में ज़्यादा का फर्क नहीं होगा। 16 तक कम से कम माना जाइए। 16 को मानेंगे तो 86 लाख परिवार ग्रामीण अंचल में होगा और 10-15 लाख के बीच में शहरी अंचल में होंगे, तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ परिवार। 13 जो अंक है यहाँ करना पड़ा है। दूसरे राज्य कोई 13 कर रहे हैं, कोई 14 कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से कि गरीबी का मापदंड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हो जाना चाहिए और कट ऑफ पॉइंट उसके आधार पर तय हो जाए। जिस देश में, जिस प्रदेश में जितने गरीब हों, उस हिसाब से योजनाओं के लिए धन दिया जाए। जैसे मेरी मान्यता है कि 1 करोड़ परिवार होने चाहिए बिहार में, क्योंकि सर्वेक्षण होगा, कभी भी आप सर्वेक्षण करिएगा तो सर्वेक्षण तो आदमी ही करेगा, कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी। तो हमारे यहाँ भी सर्वेक्षण हुआ, उसमें त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को भी ठीक करना। गलत नातनी का नाम अगर चला गया है तो जांच करके उसको हटाना, ये तो चलता रहेगा। लेकिन बुनियादी बात है कि आखिर कट ऑफ पॉइंट कितना होगा। अगर 16 हम करते हैं तो आज की तारीख में 1 करोड़ परिवार के लिए खाद्यान्न मिलना चाहिए बीपीएल दर पर, और उसके लिए हमने आग्रह किया है। वो लोग मंथन कर रहे हैं, हम भी लोगों के सामने रख रहे हैं, और आप लोगों के सामने हम इस बात को आज दोहरा रहे हैं। ये यक्ष प्रश्न है। आपकी पार्टी वहाँ लड़ रही है, पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये तो पार्टी के अध्यक्ष बताएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका स्टैंड, चूंकि आप भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब पूरी बात सुन लीजिए ना, तो पूछ चुके हैं, हम उसी का उत्तर दे रहे हैं। पार्टी का क्या स्टैंड, पहले तो ये यक्ष प्रश्न नंबर 1। नंबर 2, पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बतलाएंगे। आप मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो बिहार झेल चुका है और बिहार की जनता का वर्डिक्ट भी उसके बाद आ गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। सरकार अच्छी या बुरी हो सकती है, उसका फैसला जनता पर छोड़ना चाहिए, और सरकार को बहुमत है या नहीं है इसका फैसला विधानसभा में होना चाहिए। वैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए या कोई राज्य नारा दे दे कि हम सेसीड करेंगे, अलग हो जाएंगे, तो ऐसी खास परिस्थितियों में अगर किया जाता है, लेकिन कौन सरकार रहे और कौन सरकार जाए इसका फैसला विधानसभा पर छोड़ देना चाहिए। और सरकार अच्छी है या बुरी है ये फैसला जनता करती है। प्रभावी ये तो जिसके पास अब कोई बचा नहीं कुछ, वही ये सब बात बोलेगा ना। यहाँ तो तंत्र पर इतना कड़ा नियंत्रण है जितना आज तक कभी नहीं हुआ, और बिहार कई मामलों में पहला राज्य साबित हो रहा है कदम उठाने में। तो ये तंत्र काम कर रहा है कि लोकतंत्र काम कर रहा है। बिहार में तो लोकतंत्र इतना मजबूत हो रहा है कि अब ग्रामीण अंचल में लोग मुखर हो रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने गौर नहीं किया, एक ग्राम पंचायत की महिला वार्ड सदस्य आई और उन्होंने कहा कि मुखिया मीटिंग नहीं बुलाता है। आप समझ लीजिए कितना सशक्तिकरण हो रहा है। और महिलाएं आई, ये वार्ड सदस्य यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक अगर मुखिया जी नहीं करते हैं तो उसकी शिकायत लेकर यहाँ पहुँचते हैं। उनको मीटिंग करनी है, मीटिंग करनी होगी, इसलिए कि ये विस्फोट की घटना दिख रही है और रेल तो विक्टिम है इसमें। रेल मंत्री को ऐसे ही रेल चलाने से कोई मतलब नहीं है।
तो पटना ही में घूमते रहते हैं, उनका क्या इस्तीफा मांगे? उनको ऐसे ही मंत्री लेस विभाग चल ही रहा है। तो रेलवे बोर्ड के लोग चला रहे हैं। वो रेलवे बोर्ड का जो अच्छा काम है उसका श्रेय लेने के लिए जरूर लोग अपना फोटो छपा देते हैं बगल में। मुख्यमंत्री जी, आप इसलिए इस मामले में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अन्य मामलों में भी कोई मतलब नहीं है क्या? आपका मनमोहन सिंह का, नटवर सिंह का, सोनिया गांधी का, लालू जी का, राबड़ी जी को का नाम इस्तेमाल किया गया होली के कैसेट में, पुअर तरीके से पेश किया गया है, आपको जानकारी है इसकी? नहीं, आपने ये कहा, ये जानकारी दी, तो ये सुनने के बाद मुझको खुद इतने समय में जो लगा, ये प्रस्ताव गौर करने के लायक जो है सीडी और कैसेट में आप लोग का नाम उस दरमियान के लिए। और यहाँ पर आयुष चिकित्सकों की भी बहाली होगी, उन सिस्टम्स पर भी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथ, इन सब चीज़ों पर भी लोगों का विश्वास है। और ये टाइम टेस्टेड सिस्टम्स हैं इलाज के। एलोपैथ के अलावे ये पद्धतियाँ हैं, ये भी एक बहुत जमाने से चली आ रही हैं। आयुर्वेद और यूनानी तो बहुत पहले से चली आ रही हैं। अच्छा, आज ही की रिपोर्ट आपके पास आई है, आप जाहिर कर रहे हैं किस बारे में? माइनॉरिटी कमीशन वाला माइनॉरिटी कमीशन वाला हमने बहुत निर्देश दिया है। अभी तक मानना पर नहीं आया। नहीं, वो आ रहा होगा, कर रहे होंगे लोग। हमारी तरफ से हमने आपके सामने कह दिया था उसको। ये आपको ना ये करना चाहिए। नहीं, मेरे पास सबमिट नहीं किया है, लेकिन सबमिट वो चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं भी करे, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन को चाहिए उसको रिलीज करना। मैंने कहा है और मेरी समझ से वो तैयारी कर रहे हैं। जब तक आप ये है कि उस पर आधारित स्कीम बनाइए, ताकि उन स्कीम्स के लिए धन का आवंटन हो और उसके अनुपालन को, उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके, उसका अनुश्रवण किया जा सके। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप मिल जाएगी अगर केंद्र सरकार कुछ करेगी, क्योंकि हमारा 10 सूत्री कार्यक्रम बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है वो तो बहुत हमको इफेक्टिव लग रहा है, कोई बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, मंत्रालय का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आदमी से नहीं होता, इफेक्टिव काम से होता है। अगर किसी को भी आप काम दीजिएगा तो इफेक्टिव होगा। काम नजर नहीं आता। अब हमारे यहाँ तो सब इफेक्टिव हो गए। को मिलाकर लेकर चलने की राजनीति चल रही है। हमें जो कुछ भी कहना था हमने कर्पूरी जयंती के अवसर पर आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कह दिया था। अगर सचमुच चाहते हैं कि एक समरस समाज बने, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी हो, और जो हम में ज्यादा पिछड़े हुए हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, या अति पिछड़े जैसे एनेक्सर 2 में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, इन सब लोगों को आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, उनका सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो हमें जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, समूह का निर्माण करना चाहिए। हम तो समूह की, जमात की राजनीति कर रहे हैं। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपना जाने। राजनीति में कोई किसी को पता कह सकता, रोक थोड़ी सकता, जिसकी जो मर्जी करता रहे। 100 करोड़ रुपया और जुटाने की क्षमता थी, उन्होंने कहा 500 करोड़ आप बढ़ा लीजिए। हम लोग उनसे 500 करोड़ रुपया और मांग रहे थे, तो उसकी आवश्यकता नहीं आई। इसलिए 10,200 करोड़ का जो योजना आकार तय हुआ है, उसमें 30% हमारे अपने संसाधन हैं, 34% केंद्रीय सहायता है और 36% हम बाजार से उधार लेते हैं। जो केंद्रीय सहायता है अपने अनुपात पर स्थिर है, लगभग कोई उसमें वृद्धि नहीं हुई है। हमारे इंटरनल रिसोर्सेज में जम पाया। जो बयान दिए थे, कटोरा लेके गए थे, बोरा भर के मिला, वो सब भ्रम का प्रचार करते हैं। योजना के बारे में सही स्थिति ये है कि योजना आयोग देख लेता है, सलाह दे देता है, फॉरवर्ड कर देता है और सेंट्रल असिस्टेंस बता देता है कि आपको ये मिलेगा।
पीछे भी आपने कुछ लिखा हुआ है? वो वहाँ की सर सर वो हम कह रहे हैं कोई नहीं आने वाले हैं, अभी सब आने वाले हैं। अरे तो भाई साहब आप तुम आ गए। है आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए आराम से, दूर दूर से ले लो। अच्छा समझ आएगा थोड़ा। पर्यावरण की रक्षा भी कीजिए। देखिए मैंने आप सब फूल को रौंदी डालिएगा क्या जी? इधर हो जाइए करके। दिनकर जी, दिनकर जी, हाँ लोगो जाकर भैया एक मिनट। एक मिनट सर। से हमने अनुरोध किया है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से हमने अनुरोध किया है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अध्ययन के आधार पर जो आधारित ये रिपोर्ट है उसका वे अध्ययन करें और इस बात को देखें कि राज्य सरकार के अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ बनाई गई 10 सूत्री योजना, 10 सूत्री कार्यक्रम में और कुछ क्या शामिल करना है, इस आशय का वो सुझाव देंगे, सरकार उस पर गौर करेगी। नंबर 1। नंबर 2, अल्पसंख्यक आयोग को हमने यह भी कहा है कि जो 10 सूत्री कार्यक्रम हमारे हैं उन कार्यक्रमों पर आधारित वो स्कीम्स का सुझाव दें और जो कुछ स्कीम राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसके आलोक में उसका भी वो आकलन कर ले और इस प्रकार से 10 सूत्री कार्यक्रम आधारित, उसी पर आधारित, उसी पर बेस्ड जो स्कीम्स होंगी, योजनाएं होंगी, उसका ठीक ढंग से मॉनिटरिंग भी किया जाए और उसके लिए जो कुछ भी धनराशि का प्रबंध करना है वो हम करेंगे। कुछ तो अगले साल की योजना में करेंगे, इसके बाद और वर्षों की योजनाओं में हम उसको करना चाहेंगे ताकि अल्पसंख्यकों की, खास करके मुस्लिम समाज की जो माली हालत है, जो समाजी हालत है और जो तालीमी हालत, उन तीनों में बेहतरी आ सके। और बाकी विस्तृत अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से आपको इसके बारे में ब्यौरा उपलब्ध है। जी सर, शुक्रिया।